संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। हम ही एक देश ऐसे हैं जिसने अर्ध नारी नटेश्वर की कल्पना की। पार्लियामेंट में कानून तो रोज बनते थे, पर एक कानून ऐसा भी था जिसे पास होने में पूरे 27 साल लग गए। इस दौरान हमारी पार्लियामेंट ने वो सब देखा जो शर्मनाक था। बिल फाड़े गए, स्पीकर से कागज छीने गए, धक्का मुक्की हुई और सांसदों को मार्शल बुलाकर बाहर फिकवाना पड़ा। ये कहानी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिल आज रिवॉल्यूशन लग रहा है उसे लाने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या पहले की सरकारें सिर्फ सो रही थी? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब पहली बार महिला आरक्षण की बात हुई तो इसे रोकने वाली महिलाएं ही थी। आज इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां विल पावर और पॉलिटिक्स के बीच महिलाओं का हक दशकों तक दबा रहा। शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस बहस से जहां पर 15 महिलाओं ने इस बिल की दिशा ही बदल दी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947। इस कहानी की शुरुआत 1947 से होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 15 फीमेल मेंबर्स थीं। ताज्जुब की बात यह है कि उस समय इन महिलाओं ने खुद रिजर्वेशन का विरोध किया। वेस्ट बंगाल की प्रखर नेता रेणुका रे ने 18 जुलाई 1947 को यह साफ कहा था कि महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना है। अगर हम रिजर्वेशन लेकर आएंगे तो समाज सोचेगा कि हम जनरल सीट्स पर लड़ने के लायक नहीं हैं। दूसरी महिला थी हंसा मेहता। उन्होंने इक्वालिटी पर जोर दिया। उनका मानना था कि आरक्षण कमजोर के लिए होता है और भारत की महिलाएं कमजोर नहीं हैं। तीसरी महिला थी दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख ने यह तर्क दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर लड़ी थी, तो आजाद भारत में वो स्पेशल प्रिविलेज क्यों लेंगी? रेणुका रे, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख के साथ बेगम एजाज रसूल ने भी मुस्लिम महिलाओं और किसी भी सोशल क्लास के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से अलग रखने वाला एक सुसाइड वेपन है। शायद इन महिलाओं के आत्मविश्वास की वजह से शुरू में आरक्षण नहीं आ पाया, लेकिन 1952 के पहले चुनाव में सिर्फ 4.5% महिलाएं ही संसद पहुंच पाई थी। ये साफ हो गया था कि बिना कानून लाए ये रास्ता बहुत मुश्किल है। इसके बाद 1996 से 2010 तक इसको लाया गया, लेकिन सांसद इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार ये बिल पेश किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की, लेकिन संसद के अंदर जो हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज है। इसके बाद शरद यादव ने भी इसका विरोध किया। जेडीयू के शरद यादव ने इस बिल को परकटी महिलाओं का बिल कह दिया था। जेडीयू लीडर ने राज्यसभा में कहा कि परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या जानेंगी। उनका लॉजिक था कि इस बिल से सिर्फ वो महिलाएं आगे आएंगी जिनके बाल कटे होते हैं और जो शहर में रहती हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये बिल बिना ओबीसी कोटे के पास हुआ तो वो जहर खा लेंगे। इसके साथ मुलायम सिंह यादव ने भी इस बिल का विरोध किया। मुलायम सिंह ने इसे शहरी महिलाओं का क्लब कहा था। उनका डर था कि इससे ग्रामीण और गरीब महिलाएं कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। मुलायम सिंह ने तो बिल का विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि ग्रामीण महिलाएं चुनाव जीतने के लिए उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती हैं। ये बयान बैकलैश का कारण बन गया था। अगर ये महिला बिल पास हो जाता तो हमारी गरीब महिलाओं को मौका नहीं मिल सकता था, गाँव की महिला को नहीं मिल सकता था मौका, बड़े बड़े घराने के लड़कियां और महिलाएं केवल चुनाव लड़ सकती थी। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं ने एसपी को करारा जवाब दिया। एसपी 224 सीटों से गिरकर सिर्फ 47 सीट्स पर आ गई थी। महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा और उन्होंने बीजेपी को भारी बहुमत दिलाया। एसपी आज तक महिलाओं का वो समर्थन दोबारा हासिल नहीं कर पाई है। वहीं बिहार में भी यही हुआ। लालू प्रसाद यादव ने महिला आरक्षण की तुलना प्याज छीलने के आंसुओं से की थी। महिलाओं ने इसका बदला वोट से लिया। आज बिहार में एनडीए की जीत में महिला वोट सबसे बड़ा फैक्टर है। 2020 के चुनाव में एनडीए ने जिन 125 सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से 99 सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से कहीं ज्यादा रहा। इसके बाद 2010 का राज्यसभा ड्रामा।
2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे राज्यसभा में पास तो करा लिया, लेकिन आरजेडी और एसपी के सांसदों ने स्पीकर के हाथ से बिल छीनकर फाड़ दिए थे। मार्शल बुलाने पड़े थे और सांसदों को जबरन बाहर निकाला गया था। उनकी डिमांड थी कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए, वरना वो समर्थन ही नहीं करेंगे। यही कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा में ताकत दिखाई, लेकिन लोकसभा में अपने लालू मुलायम जैसे सहयोगियों के लिए बहुत इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। कई सालों तक कांग्रेस ने एसपी और आरजेडी जैसे पार्टनर्स को पीछे छिपकर इस बिल को लटकाया रखा। और फैक्ट्स तो इन बातों के सबूत हैं कि कांग्रेस ने अपनी इस कलाकारी की भारी कीमत चुकाई थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के पास 29% महिला वोट थे, जिसके बदौलत वो दोबारा सत्ता में आई थी। फिर 2014 का डाउनफॉल देखिए। फर्जी वादों का नतीजा ये हुआ था कि महिला वोट शेयर 29% से गिरकर सीधे 19% पर आ गया था। 10 अंकों की ये गिरावट ऐतिहासिक थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी का महिला वोट शेयर 2009 के 18% से बढ़कर 36%, यानी करीब 2 गुना हो गया था, जबकि कांग्रेस आज भी 19% पर ही अटकी हुई है। यानी कांग्रेस आज उसी रास्ते पर है जहां पर एसपी और आरजेडी खड़े हैं। अगर कांग्रेस ने अब भी इस ऐतिहासिक सुधार का विरोध जारी रखा तो वो पूरी तरह इरेलेवेंट हो ही जाएगी। और इस सब पर होशियारी ये देखिए कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने एक लेख में मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए कि इसे सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्त के साथ क्यों लटकाया गया है, जबकि मोदी सरकार इसका भी समाधान लेकर आ गई और इसे ही नियत कहते हैं। मोदी सरकार सेंसस और डिलिमिटेशन के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाकर 2029 से इसे लागू करने जा रही है, जो विल पावर का फर्क साफ कर देता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इन सब के बाद जब 2023 में देश की नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो दुनिया को लगा कि यह मोदी सरकार का कोई नया कारनामा है। लेकिन सच तो यह है कि इस क्रांति की बुनियाद दिल्ली में नहीं बल्कि 2 दशक पहले गुजरात की धरती पर लिखी जा चुकी थी। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने पंचायत और नगर पालिका चुनाव में 50% आरक्षण देकर यह साबित किया था कि महिलाएं डिसीजन मेकर बन सकती हैं। हम ही एक देश ऐसे हैं जिसने अर्ध नारी नटेश्वर की कल्पना की। हमने स्त्री और पुरुष को भिन्न नहीं माना और इक्वल हिस्से का हक रखती हैं। यानी सत्ता की आधी चाबी सीधे महिलाओं के हाथ में दे दी गई थी। आज जब मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाया है तो ये किसी राजनीतिक मजबूरी का नतीजा नहीं बल्कि उस अटूट भरोसे की जीत है जो उन्होंने गुजरात की गलियों से शुरू की थी। अब यहाँ पर सोनिया गांधी और अखिलेश यादव को भी मेंशन करना जरूरी है। सोनिया गांधी ने यह तर्क दिया है कि यह बिल उनकी सरकार यानी यूपीए का था, जिसे बीजेपी अब अपना बता रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नीयत साफ है तो इसे जनगणना और परिसीमन की शर्त के साथ 2029 तक क्यों लटकाया गया है। लेकिन सोनिया गांधी के लिए मोदी सरकार ने सरप्राइज प्लान किया हुआ था, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। समाजवादी पार्टी नेता और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने डिमांड की थी कि 2027 सेंसस का इंतजार ना किया जाए। उन्होंने इसे कास्ट सेंसस से जोड़ते हुए कहा कि बिना पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं के हक के ये बिल इनकम्प्लीट है, यानी अड़ंगे पर अड़ंगा। बिल फाड़ने वाले एसपी आरजेडी सांसदों को खुश रखने के लिए कांग्रेस साइलेंट हो गई थी और बिल लैप्स हो गया था। आज वही सोनिया गांधी 13 अप्रैल 2026 को द हिंदू में लेख लिखकर कह रही हैं कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा परिसीमन है, ये संविधान पर हमला है। जबकि मोदी सरकार ठीक उसी शर्त को हटाकर 2029 के आरक्षण लागू करने जा रही है, जिसे कांग्रेस 2010 में अपने सहयोगियों के कारण लागू नहीं कर पाई थी। यानी नियत पर सवाल तो दूसरों पर डालना है, लेकिन अपनी नाकामी पर चुप हो जाना है। और ये नौटंकी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब आते हैं डिलिमिटेशन पर चल रही डिबेट पर, जो कि नॉर्थ साउथ सीट्स को लेकर चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल तो पास हो गया, लेकिन अप्लाई होने के लिए 2 शर्तें हैं, जनगणना यानी सेंसस और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। तो मोदी सरकार इसे 2029 के चुनाव से लागू करने के लिए 2 संशोधन ला रही है। पहला संशोधन ये कहेगा कि नई जनगणना और परिसीमन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। दूसरा बिल नया परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें लोकसभा की सीटों का नंबर
543 से बढ़कर करीब 816 सीट्स या 850 सीट्स तक हो जाएगा। इनमें से 1/3 यानी लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। SC और ST महिलाओं को भी अंदर इनमें कोटा मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को जल्दी मौका मिल जाएगा, हर राज्य को अपनी आबादी के अकॉर्डिंग सीट्स मिल जाएंगी, दक्षिण के राज्यों को भी फायदा होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल पनिशमेंट वाली शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आज लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14% है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं में 46% से ज्यादा है। यानी जड़ों में ताकत है, अब उस ताकत को ऊपर तक पहुंचाने की बारी है। सवाल यही है कि क्या 2029 में भारत की राजनीति का चेहरा बदल जाएगा? चुनौतियां आज भी वही है कि क्या महिला कैंडिडेट वाकई अपनी मर्जी से फैसला लेंगी या फिर प्रधानपति की तरह सांसद पति के रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगी। सच्चाई ये है कि ये बिल सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए एक स्पेस है जिन्हें राजनीति से दूर रखा गया, चाहे वो रेणुका रेखा विजन हो या PM मोदी का वंदन। असली परीक्षा तब होगी जब 2029 में संसद के गलियारों में हर तीसरी आवाज महिला की होगी और तब इस एक्ट की ताकत असल में पता चलेगी। आपको क्या लगता है, क्या 2026 का स्पेशल सेशन वाकई में वो बदलाव ला पाएगा या नहीं, या ये वादा ऐसा ही रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए ऑप इंडिया।